हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी या झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सिलेबस हो, टॉपिक हो। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के टॉपिक को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और ये जितने भी टॉपिक है ये आपका यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है लुइस हेनरी मॉर्गन जी, तो इनका जो सिद्धांत है वो बेसिकली इन्होंने फैमिली और किनशिप के संदर्भ में दिया है, जो कि हम लोग को यूपी पीजीटी में भी पढ़ना है और यूजीसी नेट में भी पढ़ना है। कहीं कहीं देखिएगा जो सिलेबस होता है ना हम लोग का एग्जाम का, वो मेंशन सिलेबस भी होता है और कहीं कहीं आपका छुपा हुआ सिलेबस भी रहता है। तो जो छुपा हुआ सिलेबस है, हाइडी सिलेबस है, उसमें हम लोग को मॉर्गन की थ्योरी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड आज की क्लास है। और साथ ही मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मेरे साथ बन रहा है। और आप लोग इतने अच्छे कमेंट कर पढ़ के मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट महसूस करती हूँ, ताकि आप तक और अच्छे इस प्रकार से क्लास को लेकर आ सकूँ। और मेरा 100% ये कोशिश रहेगा कि आप लोग को एग्ज़ाम के पहले, मेरी तो ऐसे कोशिश है कि विद इन 1 मंथ में, जैसे अक्टूबर के 14-15 तक भी हम लोग जो झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर कर लें, क्योंकि पूजा में तो फिर सबका ही थोड़ा डिस्टर्ब आ जाएगा पढ़ाई में। तो अगर सिलेबस हम लोग का कंप्लीट रहता है तो रिवीजन करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी के लिए मैं डेली 2 क्लासेस आपके पास लेकर आ रही हूँ। हम लोग का जो इवनिंग में जो हम लोग 8 PM में जो क्लासेस करेंगे वो थ्योरी बेस्ड रहेगा, कि जो जैसे आज का हम लोग हेनरी मॉर्गन जी की थ्योरी को पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 8 AM में इनसे ही रिलेटेड हम लोग MCQ को करेंगे। तो वो तो क्लासेस रहेगा ही। और यूनिट 1 का MCQ बाकी रह गया है, तो मैं उसको भी आप तक लेकर आ जाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल मैं उसको भी अपलोड कर दूं, और तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा और इससे भी MCQ जरूर लगाने का कोशिश कीजिएगा। और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से आपके प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे दिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लुइस हेनरी मॉर्गन जी, जिनको कि फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इनको फाउंडर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है। फादर बोले या फाउंडर बोले एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बोला जाता है इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनके जन्म और मृत्यु को देख लेते हैं, क्योंकि डेट हम लोग को याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ इनकी बुक्स को भी देखेंगे, क्योंकि बुक्स में ही हम लोग को ये नॉलेज मिलता है कि उनकी आखिर क्या वो बताना चाहते हैं, उनकी थ्योरी क्या है। तो लुइस हेनरी मॉर्गन जी का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1818 को यूएस में, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर 1881 को यूएस में। यानी कि ये कौन है, तो ये अमेरिकन समाजशास्त्री है। यूएस में जन्म होने के कारण ये अमेरिकन समाजशास्त्री है। और देखिए इनका 1818 जन्म का ईयर है और 1881 मृत्यु का ईयर है। डेट यहाँ पे पलट जा रहा है, तो इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने क्या लिखा कि जो लुइस हेनरी मॉर्गन जी हैं वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फादर है या फाउंडर है, जनक है, जनक माना गया। तो क्यों माना गया, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो शब्द है एंथ्रोपोलॉजी, इसको क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। तो जो लुइस मॉर्गन जी है वो खुद सेनेका ट्राइब से बिलोंग करते थे, जिसके कारण उन्होंने जो विभिन्न ट्राइब्स के लोग हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया। तो विभिन्न ट्राइब्स के जो डिफरेंट कल्चर होते हैं उसी अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। और इसका उन्होंने खोज किया था, जिसके कारण इनको फाउंडर या जनक बोला जाता है। तो ये पॉइंट तो हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंस बुक्स। तो इन्होंने 1922 में द लीग ऑफ इरागस
लिखे थे, जिसमें इन्होंने इरागोस जो जनजाति थी उनका उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट इनकी बुक है 1868 में एक कंजक्शनल सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। थर्ड इनकी बुक है 1997 में सिस्टम ऑफ कॉन्सेंजुनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, और 1982 में एंशियंट सोसाइटी। इसको याद रखिएगा, नाम थोड़ा लंबा है इसलिए हम लोग को इसको रटना पड़ेगा, बिना रटे ये चीज याद होने वाला नहीं है। और इसी 4 बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये तो हो गई इनके बुक से रिलेटेड जानकारी। अब हम लोग देखते हैं इनकी कौन कौन सी थ्योरी है। तो इनकी थ्योरी देखिए, यहाँ पे टोटल 5 थ्योरी के बारे में मैं बताई हूँ, और एक एक करके हम लोग उसको पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहला जो इनका थ्योरी है वो है स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, अर्थात जिस प्रकार से स्पेंसर महोदय ने मानव जो लोग थे, मनुष्य के जो जीवन का क्रमिक विकास के संदर्भ में उन्होंने बात की थी, मानव के विकास के संदर्भ में बात की थी कि मनुष्य का विकास जो है वो क्रमिक रूप से होता है। उसी प्रकार से जो लुइस हेनरी मॉर्गन जी हैं, इन्होंने भी सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में बात की है कि सोसाइटी यानी समाज का जो विकास हुआ है वो क्रमिक विकास है, धीरे धीरे हुआ है। तो इन्होंने सोसाइटी के कितने भाग बताए हैं, तो इन्होंने इसके 3 भाग बताए हैं। कितने प्रकार में इसको बांटा है, 3 प्रकार में। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बात की है सेवेजरी। सेवेजरी का मतलब होता है कि इस समय जो लोग थे, जो मनुष्य थे, वो आदिकाल के थे, आदि मानव थे, जो कि पेड़ के पत्ते, पेड़ के डाली, कोई पौधा का जड़, फल, मूल, ये सब खाकर अपना जीवन चलाते थे। उनको शिकार के बारे में जानकारी नहीं थी, उनको ये नहीं पता था कि किसी जानवर को मार के भी खाया जा सकता है। वे कंद मूल, पेड़ पत्ते, ये सब पर जीवित रहते थे। तो इस एज को क्या बोला जाता है, सेवेजरी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो सेवेजरी एज है ये एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है। किनके अकॉर्डिंग, तो लुइस हेनरी मॉर्गन जी के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो इन्होंने सोसाइटी की बात की है वो है बारबेरिज्म। बारबेरिज्म का मतलब हुआ कि इस एज में, ये मेडिवल एज से आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि इस एज में आने के बाद जो लोग हैं वो शिकार करना सीख गए, वो पत्थरों का औजार बनाना सीख गए, वे सीख गए कि हाँ हम जंतु जानवर को मार कर उसको खा सकते हैं। आग का उन्होंने आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, यानी मिडिवल एज में जो जो चीजें हुई थी वो हेनरी जी ने बारबेरिज्म के अंतर्गत रखा है। और थर्ड जी इनकी सोसाइटी उन्होंने बात की है वो है सिविलाइजेशन, अर्थात जो हमारा अभी का समाज है, यानी हमारा मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके बारे में बोला जा रहा है, प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में, कि अभी हम लोग जिस प्रकार से रह रहे हैं, हम लोग भोजन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि अभी जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो जो उपयोगी साधन जो है वो हो गया किसके अंतर्गत, तो सिविलाइजेशन के अंतर्गत। इसलिए उन्होंने मनुष्य को किसके अंतर्गत रखा है, तो सिविलाइजेशन के अंतर्गत रखा है। तो ये था लुइस हेनरी मॉर्गन जी का सोसाइटी के 3 प्रकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में। ये थी इनकी फर्स्ट थ्योरी। अब हम इनकी सेकंड थ्योरी के ऊपर जाते हैं। इनका जो सेकंड थ्योरी है वो था टाइप्स ऑफ फैमिली। इन्होंने परिवार के कितने प्रकार बताए थे, तो इन्होंने परिवार के 5 प्रकार बताए थे। इन्होंने परिवार को टोटल 5 प्रकारों में बांटा था। एक एक करके हम लोग सबको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो फैमिली के टाइप्स बताए थे उसमें था प्रोमिस्कस फैमिली। प्रोमिस्कस फैमिली के अंतर्गत जो ये फैमिली जो इन्होंने बात की थी इसमें वे मातृ सत्तात्मकता की बात करते हैं। प्रोमिस्कस सोसाइटी या प्रोमिस्कस फैमिली में मातृ सत्तात्मकता का मतलब हुआ कि इस समय जब स्त्री पुरुष आए तो उनको ये पता नहीं था कि कौन किस परिवार का है, कौन किसका रिश्तेदार है। तो स्त्री का किसी भी पुरुष के साथ जब संबंध बनता था
तो एक स्त्री का बहुत सारे पुरुष के साथ संबंध बना, तो संबंध बनने के बाद जो उनके जो बच्चे होते थे, तो बच्चा तो वो महिला का ही रह गया, लेकिन पुरुष क्या करता था, उसको महिला को छोड़ के फिर किसी और के पास चल जाता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि उस समय का जो सोसाइटी था, वो जो फैमिली था, वो महिला प्रधान हो गया, जिसके कारण इसको मातृसत्तात्मकता भी बोला जाता है। फिर जो इन्होंने सेकंड फैमिली की बात की है वो है कॉन्सेंजुनियन फैमिली। कॉन्सेंजुनियन फैमिली में क्या हुआ कि कोई महिला के बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर धीरे धीरे जब सोसाइटी का विकास हुआ तो होने के बाद क्या हुआ कि जो भाई बहन है, सिबलिंग है, उनके बीच विवाह हो जाता था। उनको ये चीज पाबंदी नहीं थी, उनको ये इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। मतलब ये आदिकाल, एकदम प्राचीन काल की बात की जा रही है। अभी के सोसाइटी में तो ये सब चीजें होगा ही नहीं, ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता है। तो उस समय क्या होता था, जो सिबलिंग्स थे, जो ब्लड रिलेशन वाले थे, वो आपस में शादी कर लेते थे। तो शादी करते थे मतलब वैसे अनुष्ठान से नहीं, मतलब उनके बीच रिलेशन बनता था। तो ये जो फैमिली था वो किसके अंतर्गत आएगा, कॉन्सेंजुनियन फैमिली के अंतर्गत, जिसमें किसका शादी होता, क्यों स्त्री पुरुष कौन रहते थे, तो आपस में सिबलिंग भी रहते थे, तो वो वे मतलब बन जाते थे रिलेशन में। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने फैमिली की बात की है वो है पुनांडवन फैमिली। पुनांडवन फैमिली के अंतर्गत इस फैमिली में क्या हो गया कि जब यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष का कोई पाबंदी नहीं रहा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया कि एक पुरुष का उसकी बहुत सारे सिस्टर के साथ विवाह होने लगा। पुनांडवन फैमिली में एक पुरुष का एक हस्बैंड रहता था और उसकी बहुत सारी वाइफ रहती थी, और वो वाइफ कौन होती थी, तो आपस में जो सिस्टर होती थी वो होती थी। ठीक है, इसमें कोई मतलब पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नियम कुछ भी नहीं रहता था कि हाँ हम इस परिवार के रहेंगे, हम लोग त्याग। जैसे हम लोग हिंदू समाज में क्या होता है कि अगर शादी हो जाने के बाद कोई किसी को जल्दी छोड़ नहीं सकता है, डिवोर्स नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जो नेक्स्ट फैमिली आई वो आई सिंडेसमियन फैमिली। सिंडेसमियन फैमिली, इसमें क्या हो गया कि पहले पुनांडवन में एक हस्बैंड रहता था, उसकी जो वाइफ रहती थी, बहुत सारी वाइफ रहती थी। तो अब इसमें क्या हो गया सिंडेसमियन फैमिली में कि एक पुरुष रहेगा और एक स्त्री रहेगी। ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री में विवाह होगा, एक ग्रुप बनेगा, लेकिन ये दोनों आपस में मतलब प्रॉमिस नहीं किए हुए रहेंगे कि हाँ हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मतलब इन लोग जब तक इन लोग का मन रहा, जब तक इन लोग की इच्छा रही, वो स्त्री पुरुष आपस में रिलेशन में रहे। जब इनको मन में नहीं रहा तो इन लोग अपना अपना छोड़ छोड़ के जिसके पास जाने का मन हुआ चले गए। ये चीज कहाँ होता था, तो सिंडेसमियन फैमिली में होता था। इसमें कोई प्रॉमिस की बात नहीं रहती थी। फिर जो नेक्स्ट फैमिली आया वो आ गया पैट्रियार्चल फैमिली। इस पैट्रियार्चल फैमिली में क्या हुआ कि एक स्त्री और एक पुरुष रहे। ठीक है, उन लोग के बीच अब क्या हो गया, प्रॉमिस का रिलेशन बन गया। मतलब एक पुरुष का एक स्त्री के साथ जब रिलेशन बनेगा तो वे अब छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, ये चीज की बात आजीवन साथ रहेंगे। ये कहाँ पे आ गई, तो पैट्रियार्चल फैमिली के अंतर्गत हमें देखने को मिली। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने फैमिली की बात की, तो देखिए उन्होंने तो मेनली 5 प्रकार बताए थे। तो ये जो प्रोमिस्कस है, तो इन्होंने तो ये बताया कि ऐसा सोसाइटी होता था, लेकिन उन्होंने फिर जब क्लासिफिकेशन किया तो इसी 5 भाग में इन्होंने किया। तो इनकी जो लास्ट थी मोनोगेमस, जिसमें इन्होंने अभी का समाज के बारे में बताया कि अभी का जो सोसाइटी है, अभी का जो समाज है, अभी का जो फैमिली है, वो इसी के अंतर्गत आता है। ये तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया। किसने, तो लुइस हेनरी मॉर्गन जी ने प्रस्तुत किया। तो हम लोग इनकी 2 थ्योरी को देख लिए, स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को देख लिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं, और टाइप्स ऑफ फैमिली 5 प्रकार के होते हैं। ये 2 चीज हम लोगों ने देख लिया। अब इनकी जो थर्ड थ्योरी है वो थी क्लासिफिकेशन किनशिप। क्लासिफिकेशन किनशिप यानी नातेदारी को इन्होंने 2 वर्गों में बांटा। क्या 2 वर्ग था, क्लासिफिकेटरी टर्म्स और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। क्लासिफिकेटरी टर्म्स के अंतर्गत वे बोले
कि बहुत जैसे अंकल आंटी, तो अंकल आंटी क्या होता है, हम लोग सबको अंकल सबको आंटी बोल सकते हैं। जैसे मामा चाचा इस टाइप के भी जो रिलेशन में हमारे आ जाएंगे हम लोग उनको अंकल बोल सकते हैं। या फिर कोई भी सोसाइटी के अंतर्गत आप किसी को भी अगर संबोधन करना हो तो आप अंकल बोल के करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो उसको किसके अंतर्गत रखा गया, क्लासिफिकेटरी टर्म्स के अंतर्गत। ये नातेदारी व्यवस्था इन्होंने बताई। और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के अंतर्गत जो फादर मदर होते हैं, ये जो रिलेशन होते हैं इसको इन्होंने डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के अंतर्गत रखा। फोर्थ इनकी जो थ्योरी है इसमें इन्होंने फॉर डिटेल्ड स्टडी ऑफ किनशिप, यानी नातेदारी का इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। किन्हें किया था, तो मॉर्गन महोदय ने किया था। और इसका अध्ययन करने के बाद फिर इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया था। फिफ्थ इनकी जो थ्योरी है वो यह है कि उन्होंने इरागुस ट्राइब का स्टडी किया था। इरागुस ट्राइब के स्टडी करने के फलस्वरूप ही इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडर बने, इसके जनक बने। तो आई होप आप लोगों को पांचों थ्योरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं उसे और इजी वे में आप लोग तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगी। और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।